नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 51 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा किस तरफ जाएगी ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू का क्या रिस्पॉन्स था, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर टू, ये हम जानेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की डिमांड क्यों शुरू होती है। तो अब ये वो समय है जब पाकिस्तान की डिमांड स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किस तरह से स्टार्ट होती है, अल्लामा इकबाल का, चौधरी रहमत अली का, जिन्ना का, इन सबका क्या योगदान है, इन सबको हम जानेंगे आज इस लेक्चर में। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप में से कई लोग अभी भी बिना सब्सक्राइब किए लेक्चर्स को देखते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियोस आते हैं मेरे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस, उनके नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते रहें। अगर आप अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस को देखना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं और लेक्चर के सभी पीडीएफ जो इस चैनल पर आते हैं वो आप यहाँ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ब्रीफली रिकैप करवा देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो याद करो, हमने पिछले लेक्चर में बोस वर्सेस गांधी, क्या आइडियोलॉजिकल फाइट थी, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, उनको हमने पढ़ा था। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखना 1938 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, कहां पर, हरिपुरा, वहां पर बोस इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट। 1939 में फिर से सेशन जब होता है, इस बार त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, वहां पर बोस के सामने चैलेंज था। पट्टाभी सीतारमैया ने भी चुनाव लड़ा गांधी के कहने पर और बोस चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद बोस इस्तीफा दे देते हैं और कांग्रेस से एक तरह से उनका मन विच्छेद सा हो जाता है और कांग्रेस उनको कई पदों से हटा भी देती है। वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। तो इस समय बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की राजनीति कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं और वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने ही वाला है, इसका अंदेशा देश में, दुनिया में कई लोगों को हो जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर टू ब्रीफली मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, बहुत डिटेल में तो ऑफ कोर्स हम नहीं जा सकते क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू का लेक्चर हो जाएगा। ये बनाऊंगा मैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स भी आ जाएंगे पाथफाइंडर पे, चिंता मत कीजिए। तो यहां पर दो बड़े बड़े गुट थे आपस में आमने सामने। वर्ल्ड वॉर टू 1939 में स्टार्ट होता है और 45 में खत्म होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध को विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश इस लड़ाई में इन्वॉल्व थे। यहां पर जितने भी कलर्ड कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, ये किसी ना किसी साइड पर लड़ रहे थे। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर के कंट्रीज मेनली नाजी जर्मनी, इटली और यहां पर जापान, ये सभी एक्सिस पावर्स थे। दूसरी ओर थे शुरुआत में यूके, फ्रांस, इनको एलाइड पावर्स कहा जाता था, एलाइज कहा जाता था। बाद में यूएसएसआर भी यहां पर जुड़ गया और पर्ल हार्बर के अटैक के बाद यूएसए भी शामिल हो गया इन्हीं की टीम पर। तो एक तरफ एलाइज और दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स। और पूरी दुनिया रंग में क्यों रंगी हुई है? क्योंकि ज्यादातर देश कॉलोनियल पावर्स थे, सबकी कोई ना कोई कॉलोनीज थी। अब अफ्रीका का और एशिया का, दक्षिण एशिया का इस युद्ध से ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि इनमें से कई देश फ्रांस और यूके के कॉलोनीज थे तो ऑटोमेटिकली ये युद्ध में शामिल हो जाते हैं और ये वर्ल्ड स्केल पर लड़ा गया युद्ध था। अफ्रीका में लड़ाई हुई, यूरोप में हुई, यहां पर चाइना में बहुत लड़ाइयां चली, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन तक में लड़ाइयां हुई थी। तो इस कारण से ये ग्लोबल वॉर था, वर्ल्ड वॉर इसीलिए इसे कहते हैं। युद्ध शुरू क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, डिटेल्ड रीजंस हैं, लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफली प्रीसीडिंग इवेंट्स बताऊं, इमीडिएट कारण बताऊं कि युद्ध कैसे शुरू हुआ, तो नाजी जर्मनी जो काफी ताकतवर हो रहा था यहां पर सेंट्रल यूरोप में, उसने अपने पड़ोसी ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया, इन दोनों देशों पर कब्जा जमा लिया 1938 और 39 में। यूरोप के दूसरे देश कुछ नहीं करते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने हिटलर, जो नाजी जर्मनी का लीडर था, उसकी तरफ अपीजमेंट की पॉलिसी रखी। अपीजमेंट का मतलब होता है कि आप किसी को खुश रखने की कोशिश करो, ये सोचकर कि वो आप पर अटैक नहीं करेगा, आप पर हमला नहीं करेगा। तो यही पॉलिसी ब्रिटेन और फ्रांस की थी कि ठीक है, हिटलर अगर एक दो छोटे मोटे देशों को अटैक कर भी रहा है तो करने दो, हम युद्ध में नहीं उतरते, वरना वर्ल्ड वॉर 1 की तरह भीषण युद्ध हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद 1 सितंबर 1939 को युद्ध शुरू हो जाता है क्योंकि नाजी जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है। तो जर्मनी ने यहां से पोलैंड पर और इधर से यूएसएसआर ने भी पोलैंड पर हमला कर दिया और अब यूके इस लड़ाई में कूद जाता है, फ्रांस भी इस लड़ाई में कूद जाता है। कारण, क्योंकि पोलैंड को बचाने के लिए यूके ने एक संधि कर रखी थी इनके साथ, डिफेंस पैक्ट था इन दोनों देशों का, पोलिश ब्रिटिश कॉमन डिफेंस पैक्ट, जिसमें यह कहा गया था कि अगर कभी कोई पोलैंड पर हमला करता है तो यूके उसको बचाने के लिए आएगा। और दोनों के बीच में ये मिलिट्री संधि थी, ये डिफेंस पैक्ट साइन हो रखा था। तो टू प्रोटेक्ट पोलैंड यूके इस लड़ाई में कूद पड़ता है। तो पहले ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया में तो इन्होंने चलने दिया, लेकिन पोलैंड के समय इन्होंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया और अब युद्ध होगा। यूके के साथ साथ फ्रांस भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है क्योंकि जर्मनी उसका भी दुश्मन था, उसने भी ट्रीटी साइन कर रखी थी पोलैंड के साथ और उसको डर था कि अगला टारगेट फ्रांस ही होगा वर्ल्ड वॉर 1 की तर्ज पर। तो 3 सितंबर को ऑफिशियली युद्ध की घोषणा कर दी गई ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा नाजी जर्मनी पर। एक बात ध्यान में रखना कि यूएसएसआर
यूके और फ्रांस के साथ इस युद्ध में शुरुआत से नहीं था। इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एलाइड फोर्सेस सिंस डे वन। जब 1939 में युद्ध की शुरुआत हुई उस समय तो यूएसएसआर भी पोलैंड पर हमला कर रहा था। इनफैक्ट नाजी जर्मनी के साथ इन्होंने एक सीक्रेट डील कर रखी थी कि आप भी हमला कर देना, इधर से हम भी कर देंगे और पोलैंड को आपस में बांट लेंगे, ये इनका डील था। लेकिन बाद में जर्मनी ने 2 साल बाद यूएसएसआर पर ही हमला कर दिया, तो फिर यूएसएसआर ने कहा कि नहीं, अरे हमारे साथ तो धोखा हो गया, और फिर यूके और फ्रांस के साथ जुड़कर ये नाजी जर्मनी के ऊपर हमला करता है। तो ये एक डिटेल्ड अलग कहानी है। अभी आप 2 चीजें याद रखिए कि सितंबर 1939, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, सितंबर 1939 में युद्ध की शुरुआत होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सोवियत यूनियन शुरुआत में फ्रांस और यूके के साथ नहीं था। इनका नाजी जर्मनी के साथ एक ऑलरेडी डील हो रखी थी जिसको मोलोटोव रिबेनट्रॉप नॉन एग्रेशन पैक्ट कहते हैं। ये इनके विदेश मंत्रियों के नाम थे, इसलिए ऐसा नाम है। और इसके तहत ये था कि हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे और मिलकर चुपचाप पोलैंड पर अटैक कर देंगे। ये सीक्रेट ट्रीटी थी, ये इनकी सीक्रेट डील थी। तो यूएसएसआर ने भी पोलैंड पर हमला कर दिया था और फिनलैंड पर भी उसने एक हमला कर रखा था। अब यूरोप में छिड़ी इस जंग में भारत कैसे शामिल हो जाता है? देखिए, भारत ब्रिटिश कॉलोनी था और ब्रिटेन का ये मानना था कि बाय डिफॉल्ट सारी कॉलोनीज इस युद्ध में शामिल है हमारे साथ। चाहे आपकी इंडिपेंडेंट सरकार है या फिर आप डोमिनियन में हो, तो भी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ दोगे। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ये जो सारे डोमिनियन कंट्रीज थे या फिर जिनको थोड़ी बहुत स्वायत्तता दे रखी थी, ये सब इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं और इसीलिए ये ग्लोबल वॉर बन जाता है। लेकिन अब भारत में जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वाइसरॉय लिनलिथ था, उसने ना तो कांग्रेस से पूछा, ना किसी अन्य पार्टी से पूछा, ना सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी कि जो देश की उस समय प्रोटो पार्लियामेंट थी उससे पूछा। बिना किसी से पूछे तुरंत एक दिन डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, हम भी युद्ध में हैं। सो इंडिया इज एट वॉर, ब्रिटिश इंडिया इज एट वॉर टू बी प्रिसाइज। तो ये था वाइसरॉय लिनलिथ जिसका सबसे लंबा कार्यकाल था अगर आप वाइसरॉयज में देखेंगे तो इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस कर लिया था। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आएंगे आगे भी, जैसे कि ऑगस्ट ऑफर इसके टाइम पीरियड में आया, क्विट इंडिया मूवमेंट इसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ। तो ये सभी घटनाएं लिनलिथ के कार्यकाल में होती हैं। तो वाइसरॉय लिनलिथ ने बिना किसी से पूछे, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, बिना कांग्रेस, मुस्लिम लीग, किसी से चर्चा किए बिना सीधा भारत को युद्ध में झोंक दिया। तो ऐसे में राष्ट्रवादी नेताओं का या जो आजादी के आंदोलन को लीड कर रहे थे उन नेताओं का इस पर क्या कहना था? तो इनका स्टैंड काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, प्रीलिम्स में खास करके डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के समय भारत के कई नेताओं ने, जैसे कि गांधी जी या अन्य नेता जैसे कि तिलक, इन सब ने ब्रिटिश का साथ दिया था, ये सोचकर कि वर्ल्ड वॉर 1 में अगर हम साथ देंगे तो ब्रिटिश हमें शायद डोमिनियन स्टेटस या थोड़ी बहुत स्वायत्तता दे दे वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त होने के बाद। इस बार भी फिर से वैसी ही स्थिति थी। तो गांधी जी ने कहा कि देखो, हम आपकी स्थिति पर चिंता करते हैं, आप फासिस्ट एग्रेशन को फेस कर रहे हो, यानी कि फासिस्ट देश नाजी जर्मनी, इटली, इनसे आप लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, हम समझते हैं आपके दर्द को, हम सिंपैथाइज करते हैं। लंदन पर लगातार बम बरस रहे थे, ये चिंता हो रही थी लोगों को कि लंदन में पार्लियामेंट बचेगी या नहीं बचेगी। गांधी जी ने उस समय वाइसरॉय लिनलिथ को ये बात कही थी कि मुझे तो ये डर है कि कहीं वेस्टमिंस्टर एबी और ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो आपके देश के आइकन्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, कहीं इनको कुछ नुकसान ना हो जाए। मतलब ये सोच के मुझे इतना डर लगता है। अब मुझे नहीं पता कि गांधी जी उसके साथ मजाक कर रहे थे या मतलब उसके इमोशंस के साथ खेल रहे थे या फिर जेन्युइन इनको डर लगा था। आई एम होपिंग कि जेन्युइन डर लगा होगा या फिर मतलब इमोशनल रिस्पॉन्स था। डर तो एक गलत शब्द हो गया। उन्होंने ये बात कही थी कि मतलब ये काफी दुखद होगा कि अगर डेमोक्रेसी के आइकन्स को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को डैमेज कर दिया जाता है इस युद्ध के अंदर। लेकिन गांधी जी इस बार जला हुआ दूध पीकर सीख चुके थे। वो कहावत है ना, क्या, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो कांग्रेस के सभी नेताओं को पता था कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय क्या हुआ, कुछ नहीं मिला इनको, है ना, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मिले जिससे कोई खुश नहीं था। तो अब कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा देश भारत जो खुद एक गुलाम है, वो दूसरों की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है। यानी कि आप ब्रिटिश इंडिया को ये कह रहे हो कि पोलैंड की आजादी खतरे में है, पोलैंड पर अटैक कर दिया नाजी जर्मनी ने, ऑस्ट्रिया को कब्जे में ले लिया है, इन सभी देशों में आप आजादी चाहते हो, लेकिन हमारा क्या, हम भारत देश के नागरिकों को आजादी कब मिलेगी? हम तो ब्रिटिश इंडिया में रह रहे हैं, अभी भी गुलाम है। तो हम एक गुलाम देश दूसरों की गुलामी को कैसे खत्म कर सकते हैं? पहले तो हम खुद आजाद हों, फिर हम गुलाम देशों को छुड़वाएंगे। तो ये वाली सोच इस बार कांग्रेस के कई नेताओं की थी। खैर, युद्ध शुरू हुआ तो तुरंत ही कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई। ये कांग्रेस का सेशन नहीं था, याद रखना, एक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मीटिंग थी वर्धा में, जहां गांधी जी उस समय रहा करते थे। वर्धा में ये मीटिंग बुलाई गई 10 से 14 सितंबर, युद्ध शुरू होने के 10 दिन बाद। और इसमें ये मंथन करना था, ये विचार विमर्श करना था कि आखिर वर्ल्ड वॉर 2 के प्रति कांग्रेस का और राष्ट्रीय आंदोलन का क्या रवैया रहना चाहिए। क्या हम इसे सपोर्ट करें, वर्ल्ड वॉर 1 की तरह हमें अपील करनी चाहिए लोगों को कि आप जाओ, सेना में भर्ती हो। इस पर पूरा डिस्कशन करने के लिए सभी को बुलाया गया।
कई नेता जिनकी कांग्रेस से उस समय अच्छी नहीं बन रही थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, इनको भी इनविटेशन दिया गया। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, कई नेता तो डायरेक्टली कांग्रेस के साथ इतना जुड़ाव भी नहीं रखते थे, उनको भी सभी को बुलाया गया। तो जितने भी देश के सीनियर लीडर्स हैं, खास करके CWC के जो मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे इन्वाइट किए गए थे वर्धा की इस CWC मीटिंग में। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर मुस्लिम लीग के नेताओं को भी इन्वाइट किया गया था, ये नहीं था, कांग्रेस के ही मेनली नेता थे। इस मीटिंग में गांधी जी ने यह बात कही कि पश्चिमी यूरोपियन देश यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस ये लड़ रहे हैं नाजी जर्मनी से, हिटलर से, जो कि एक तानाशाह है। तो गांधी जी का यह कहना था कि देखो, हिटलर से तो बेटर ये दो देश हैं। हिटलर कम से कम तानाशाही कर रहा है, तो ये देश कम से कम तानाशाही नहीं कर रहे हैं, तो दीज आर बेटर कंट्रीज देन हिटलर। और हमें पूरी संवेदना है ब्रिटेन के लोगों के साथ, हम एम्पैथाइज करते हैं कि वो फासिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके देश पर खतरा मंडरा रहा है, डेली उन पर बम गिरने का थ्रेट है। लेकिन दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और सोशलिस्ट जो कांग्रेस के थे, उनका यह कहना था कि ये लड़ाई तो इंपीरियल पावर्स की है, यानी कि दोनों तरफ लड़ाई लड़ने वाले कॉलोनियल पावर्स हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत में लोग जिए मरे, अफ्रीका में लोग जिए मरे, दोनों ही साइड्स ऐसी हैं जिनकी कॉलोनीज हैं। जर्मनी की कॉलोनीज हैं, फ्रांस की कॉलोनीज है, ब्रिटेन की कॉलोनी है। तो ये तो लड़ ही अपनी कॉलोनियल पावर को बचाने के लिए रहे हैं। दोनों को फायदा या नुकसान होगा, जो भी जीतेगा हारेगा, उसमें उसको कॉलोनियल पावर को ही जीत मिलने वाली है। तो किसी भी साइड को सपोर्ट करने का कोई सवाल नहीं उठता है। सुभाष चंद्र बोस ने यह भी कहा था, नाजी जर्मनी को भी सपोर्ट नहीं करना है, दोनों साइड को सपोर्ट नहीं करना है। हाँ, कांग्रेस को इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए, और अभी जब ब्रिटेन कमजोर है तो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। अभी हमें एक बड़ा मूवमेंट जैसा 1930-31 में किया था, उस तरह का मूवमेंट लॉन्च कर देना चाहिए। मौका बहुत अच्छा है, वी शुड स्ट्राइक नाउ। बोस से ही संबंधित एक और आपको फैक्ट यहां पर बता रहा हूं, जो टेक्निकली इस वर्धा कॉन्फ्रेंस का नहीं है। मार्च 1940 में, यानी कि इस वर्धा वाली मीटिंग के 6 महीने बाद, कांग्रेस का ऑफिशियल जो सेशन हुआ था रामगढ़, जो आज झारखंड में आता है, वहां पर। तो रामगढ़ कॉन्फ्रेंस में सुभाष चंद्र बोस ने एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा किसान सभा के नेताओं को कि फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि उनकी खुद की पार्टी थी, अब फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा मिलकर एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कोई भी कांग्रेस का नेता ब्रिटिशर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चाहे ब्रिटिशर्स थोड़ा बहुत डोमिनियन देने की बात करें, आधा अधूरा स्वराज देने की बात करें, तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके वर्ल्ड वॉर 2 में हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें जब तक पूरी आजादी नहीं मिल जाती तब तक हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तो ये एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस के बारे में बस फैक्ट याद रखना। कल रामगढ़ सेशन के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तब वापस इसका जिक्र आ जाएगा। अभी हम वर्धा वाली कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि देखो, हमारी सिंपैथी होनी चाहिए ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ। सुभाष बोस और सोशलिस्ट ने कहा कि नहीं, ये तो इंपीरियलिस्ट वॉर है, इसमें किसी की तरफ कोई सहानुभूति रखने का मतलब नहीं है। नेहरू जो है वो अब अलग ही बात कह रहे थे। नेहरू कह रहे थे कि देखो, मैं बहुत सालों से यूरोप में घूम रहा हूँ 1930s से, और मैं कब से ये चेतावनी दे रहा हूँ आप लोगों को, भारत को, दुनिया के कई देशों को, मतलब वाया न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स एटसेट्रा, कि नाजी जर्मनी अच्छा नहीं कर रहा है और नाजीज हमला करेंगे दूसरे देशों पे। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने कुछ आर्टिकल्स में कहा था कि नाजी एग्रेशन आ सकता है आने वाले कुछ सालों में, तो नाजी जर्मनी एक थ्रेट है यूरोप के लिए। और इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी और फासिज्म के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। चाहे कुछ भी हो जाए, यूके एक डेमोक्रेसी है और जर्मनी एक फासिस्ट कंट्री है, इटली एक फासिस्ट कंट्री है। लेकिन साथ ही नेहरू ने यह भी कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन भी कोई दूध के धुले नहीं है, ये भी साम्राज्यवादी देश हैं, इनके बड़े बड़े साम्राज्य हैं, कॉलोनीज हैं इनकी, इंपीरियलिस्ट कंट्री है ये, और इनमें सिर्फ एक ही काम होता है कॉलोनीज में, शोषण। तो भारत भी एक कॉलोनी है। और वॉर क्यों हो रहा है, ये लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि अल्टीमेटली ये कैपिटलिज्म की बीच की लड़ाई है। तो दोनों ही कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, हर तरफ कैपिटलिज्म है, और हर देश ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को पाना चाहता है। जर्मनी ज्यादा कॉलोनी चाहता है, इटली और कॉलोनी चाहता है। तो ये वाला स्टांस जवाहरलाल नेहरू का था। तो नेहरू ने ये सॉल्यूशन दिया कि जब तक ब्रिटेन हमें हमारी आजादी ना दे दे तब तक हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, और अगर ब्रिटेन आजादी नहीं देता है तो फिर हमें ब्रिटेन की मजबूरी का फायदा उठाकर इस समय एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसा आंदोलन भी लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो या तो हमें ब्रिटेन आजादी दे दे तो हम तुरंत लड़ाई में उनका साथ देंगे, हमारे सैनिकों को वहां भेजा जाएगा, आर्मी रिक्रूट करी जाएगी। लेकिन अगर आजादी नहीं मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करें। तो ओवरऑल ज्यादातर नेता जवाहरलाल नेहरू की बात से सहमत थे। गांधी जी उस समय थोड़ा सा झुकाव रख रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ। गांधी जी का यह मानना था कि हमें ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में सपोर्ट देना चाहिए, अगर ब्रिटेन को हमारी मदद की जरूरत है तो हमें मदद कर देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि खुद उनके जो खास नेता हैं, ब्रिटिश जो राइट विंग के नेता हैं कांग्रेस के, जैसे कि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये भी उनके फेवर में नहीं थे, वो भी ब्रिटिश को सपोर्ट करने के फेवर में नहीं थे। तो फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं भी नेहरू की बात से सहमत हूं, और कुल मिलाकर कांग्रेस ने ऑफिशियली ये वाला स्टांस अपनाया। तो कांग्रेस का ऑफिशियल पोजीशन क्या था?
उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन कहा जाता है, और जो नेहरू का पोजीशन था उसी को ऑफिशियली कांग्रेस की पोजीशन के रूप में अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इसमें इन्होंने 3 बातें कही। सबसे पहले इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि नाजिज्म और फासिज्म दोनों गलत है, जर्मनी और इटली जो कर रहे हैं वो कंप्लीटली रॉन्ग है। दूसरा, नाजी इन्वेजन ऑफ पोलैंड ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, जर्मनी को हमला नहीं करना चाहिए था पोलैंड पे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सीडब्ल्यूसी ने ये कहा कि हालांकि ये युद्ध डेमोक्रेसी का युद्ध है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम का युद्ध है, पोलैंड को आजाद कराने का युद्ध है, लेकिन भारत इसमें हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि भारत खुद आजाद नहीं है। तो हम खुद गुलाम हैं, तो हम दूसरों की आज़ादी के लिए लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। सो थैंक यू बट नो थैंक यू। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने ऑफिशियली ये ज्ञापन सौंप दिया कि कांग्रेस आपको इस वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट नहीं करेगी। अब ध्यान में रखना ये बात सितंबर 1939 की है, आगे चलकर इसमें कुछ बदलाव भी आएंगे। तो कांग्रेस का जो ये रेजोल्यूशन है, इफेक्टिवली इसने ये कह दिया कि अगर ब्रिटेन को भारत की सहायता की जरूरत है, भारत में बहुत बड़ी आबादी थी, सैनिकों को रिक्रूट किया जा सकता था, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 1 में 15 लाख सैनिक भारत से लड़ने गए थे, ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 15 लाख सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी, तो ब्रिटेन के खुद के इतने सैनिक नहीं थे। तो अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी ब्रिटिश सरकार के सामने कि अगर भारत का सपोर्ट चाहिए, कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ आज़ादी का प्रॉमिस देना होगा। आज़ादी नहीं दें तो कम से कम इतना प्रॉमिस करना होगा कि युद्ध खत्म होने पर आपको आज़ादी दे देंगे, या कोई एक टारगेट दे दो कि 1945 तक दे देंगे, 44 तक दे देंगे। कुछ ना कुछ उनको प्रॉमिस देना पड़ेगा, और इस बार कंप्लीट डेमोक्रेसी देनी पड़ेगी, आधी अधूरी डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होगा। तो 17 अक्टूबर 1939 को वाइस रॉय लिनलिथगो को जब ये कांग्रेस का संदेश मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं दे रहे, ना तो अभी हम कोई प्रॉमिस दे रहे हैं आपको आज़ादी का और ना ही किसी अन्य चीज़ का। वाइस रॉय ने कहा कि आप देखो हमारी लड़ाई फासिज्म के खिलाफ है, तो अभी तो बस आप इसमें सपोर्ट करो, वादा हम आपसे कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी कही लिनलिथगो ने कि आपके खुद में आपस में इतने डिफरेंसेस हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड कर रही है, उधर प्रिंसली स्टेट्स आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते। अगर भारत आज़ाद हुआ कल को तो प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, ये थोड़े ना कांग्रेस की सरकार के नीचे काम करेंगे। तो आपस में इतने डिफरेंसेस हैं, इनको पहले मिटाओ, फिर आना हमसे बात करने के लिए कि आपको किस तरह की आज़ादी चाहिए। तो लिनलिथगो ने जब इनको साफ मना कर दिया तो इससे कांग्रेस काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कांग्रेस ने ब्रिटिश वॉर एफर्ट में सहायता देने से पूरी तरह से मना कर दिया। वाइस रॉय के इस जवाब के बाद प्रांतों में कांग्रेस की जितनी भी सरकारें थी, जो वो 36-37 वाला चुनाव जीतकर बनी थी, उन सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री थे, जितने मिनिस्टर्स थे, सब ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। सिर्फ एक आवाज़ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक स्टेटमेंट दिया कि सभी कांग्रेस सरकारें इस्तीफा दे देंगी, और तुरंत इस्तीफा दे दिया गया। तो ये बात है अक्टूबर-नवंबर 1939 की। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंसेस रिजाइंड इन अक्टूबर एंड नवंबर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लिनलिथगोस एक्शन ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिया टू बी अ बेलिजरेंट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस्तीफा क्यों दिया गया था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का? क्योंकि भारत को बिना भारत के लोगों की अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में बेलिजरेंट बना दिया गया था, लड़ने वाली एक पार्टी बना दिया गया था, और हमसे बिना पूछे इस लड़ाई में हमें झोंक दिया गया। तो भारत के लोगों का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए हम इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे। अब भारत का सपोर्ट तो मिला नहीं, लेकिन यूके इस लड़ाई में कोई खास परेशान नहीं हो रहा था 1939 में। कारण क्या है कि सितंबर में युद्ध घोषित तो हो गया था, लेकिन एक्चुअल लड़ाई ज्यादा चल नहीं रही थी। इनफैक्ट शुरुआती महीनों में इसको कई बार फोनी वॉर भी कहा जाता था। फोनी का मतलब होता है झूठा, तो झूठा या छद्म युद्ध चल रहा था जिसमें एक्चुअली में लड़ाई तो हो ही नहीं रही थी, क्योंकि नाजी जर्मनी भी शांत था पोलैंड पर हमला करके, वो भी ये देख रहा था कि यूके क्या करता है, फ्रांस क्या करता है। उधर ये भी शांत बैठे थे, इनके पास इतने साजो सामान नहीं थे कि ये नाजी जर्मनी पर हमला कर दे, इतने रिसोर्सेस नहीं थे। लेकिन 1940 की गर्मियों में, अप्रैल मई का जो समय है, उस समय जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लो लाइंग कंट्रीज पर हमला करता है, डेनमार्क, इन देशों में, और उसके बाद फ्रांस पर भी हमला कर देता है। तो 1940 की जो गर्मियां हैं, उस समय ये हमला होता है बड़े स्तर पर, और तुरंत बेल्जियम, नेदरलैंड्स, फ्रांस, इन सब पे जर्मनी का कब्जा हो जाता है। तो ये वाली जब लड़ाई शुरू होती है, उस समय एक्चुअल युद्ध शुरू होता है 1940 की गर्मियों में, और तब यूके और फ्रांस की जो आर्मी है वो इतनी तेजी से पीछे धकेली जाती है कि यूके में सरकार गिर गई। ब्रिटिश आर्मी की इस हार के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन को बहुत कुछ सुनना पड़ा। इनफैक्ट उनको इस्तीफा देना पड़ गया, और उनकी जगह उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो सरकार कंजर्वेटिव पार्टी की ही थी, लेकिन प्रधानमंत्री बदल दिया जाता है, क्योंकि नेविल चेम्बरलेन जो है वो पूरी तरह से विफल रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको लीड करने में और देश को लीड करने में। तो मई 1940 में चर्चिल बन जाते हैं प्रधानमंत्री, और अगले 5 साल तक यही प्रधानमंत्री रहेंगे। और चर्चिल का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए एक बहुत ही खराब न्यूज़ थी, क्योंकि चर्चिल शुरुआत से, मतलब ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिशियन थे,
कई सालों से पॉलिटिक्स में थे। तो चर्चिल हमेशा से भारत के आज़ादी के खिलाफ रहे थे, भारत को थोड़ी बहुत स्वायत्तता देने के भी ये खिलाफ थे, कंप्लीटली अगेंस्ट थे। और इतना ज़्यादा अगेंस्ट थे, मतलब गांधी जी के खिलाफ इन्होंने कई स्टेटमेंट दिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान इन्होंने कहा कि ये कहाँ इन लोगों को बुला लिया, बिठा लिया लंदन में, मतलब इस तरह की रेसिस्ट टिप्पणियां चर्चिल करा करते थे। अब ये व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया था, तो ये ब्रिटेन के तो महानतम प्रधानमंत्रियों में, उनके लिए ही इज अ हीरो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन को हार के मुंह से निकालकर इस व्यक्ति ने जिताया था। जब देश पूरा टूटने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन को वापस इन्होंने मजबूती से संभाला। तो ब्रिटेन के लिए विंस्टन चर्चिल हीरो है। लेकिन भारत में इनकी पॉलिसीज का बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बंगाल फेमाइन आई थी, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ने ये ऑर्डर दे दिया था कि भारत में जितना भी चावल है, खास करके बंगाल में उगने वाला चावल है, वो किसानों के पास भी मत रखो, सारा चावल ब्रिटिश आर्मी के लिए भेज दिया जाए। तो लोगों के पास खाने के लिए बिल्कुल चावल तक नहीं बचा, बिल्कुल अन्न नहीं बचा, और 30 लाख लोग बंगाल फेमाइन में मर गए थे 1943 में। और ये सब विंस्टन चर्चिल की पॉलिसीज के कारण होता है। खैर, तो अभी एक बार हम यहाँ पर 1940 की शुरुआत में ब्रेक दे देते हैं वर्ल्ड वॉर 2 और कांग्रेस की कहानी को, और एक बार पाकिस्तान की स्टोरी पर आते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने जब इस्तीफा दिया तो उस समय मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ये काफी खुश हो जाते हैं और देश भर में मुस्लिम लीग का आह्वान करते हैं कि आप इसको सेलिब्रेट करो एज डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी कि आज हमें कांग्रेस से मुक्ति मिल गई है, 22 दिसंबर 1939 का दिन सेलिब्रेट किया जाए। ऐसा जिन्ना ने कहा मुस्लिम लीग को, सारे मुस्लिम लीग के नेताओं को, कि यू शुड सेलिब्रेट दिस डे एज द डे ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम कांग्रेस। इनको ऐसी क्या मुक्ति मिल गई कांग्रेस से? देखिए, 1937 से लेकर 39 के बीच में जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज पावर में थी प्रांतों में, उस समय मुस्लिम लीग ने यह कई बार आरोप लगाया कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो मुस्लिम्स के खिलाफ गलत रवैया रख रही हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, और बहुत जगह मुस्लिम्स को जानबूझकर दबाने की कोशिश करी जा रही है। इस तरह के आरोप थे। इन आरोपों की जांच करने के लिए मुस्लिम लीग ने पीरपुर कमेटी की भी स्थापना करी थी, जिसकी चर्चा हम आने वाले कुछ मिनट में करेंगे। तो यहां से थोड़ा सा अभी हम रिवर्स चले जाते हैं पाकिस्तान की डिमांड पर। अब देखो, पाकिस्तान आज एक अलग देश है, ये तो आप सभी को पता होगा। भारत का विभाजन हो गया 1947 में, लेकिन जब ये आजादी का आंदोलन अभी तक चल रहा था तो अभी तक हमने कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं सुना। हम 1940 पर आ गए और 1947 में तो आजादी मिलने वाली है, तो ये पाकिस्तान अचानक से कहां से डिमांड आ जाती है? तो देखो, इसकी डिमांड इतनी अचानक नहीं आई थी। 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, उस समय से ये डिमांड करी जा रही थी कि मुस्लिम्स ना तो सरकारी सेवाओं में ना पॉलिटिक्स में अच्छे से रिप्रेजेंटेड हैं, यानी कि जितनी आबादी है उस अनुपात में मुस्लिम्स का कहीं पर भी योगदान नहीं है सरकार में, ना तो कई सिविल सर्विसेज में। कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बहुत पीछे है और भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस में भी उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, तो राजनीतिक रूप से भी मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल आजादी नहीं मिल रही है। तो ये डिमांड्स तो थी ही, लेकिन अब जो डिमांड फुलफिल करी गई 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उसके बाद 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, इनके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट भी दे दिए गए थे। तो इससे कुछ हद तक तो मुस्लिम लीग शांत थी, सेटिस्फाइड थी, लेकिन अल्टीमेटली इससे ये समझ में आया कि थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, लेकिन कभी भी मुस्लिम्स पावर में नहीं आ सकते। कारण क्या है कि देश की ओवरऑल आबादी में 1/3 हिस्सा मुस्लिम्स का था, मतलब पूरा यूनाइटेड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आज का है, उस पूरे हिस्से में लगभग 1/3 आबादी मुस्लिम्स की थी। लेकिन अब 1930 आते आते या 1940 आते आते जो दुनिया भर में लोग देख रहे थे कि पॉलिटिक्स किस तरह से होती है, डेमोक्रेसी से होती है, तो डेमोक्रेसी में तो उसी का बोलबाला है जिसकी मेजोरिटी है, तो 2/3 आबादी जिसकी है, केंद्र में सरकार हमेशा वही बनाएगा, तो सेंट्रल में पावरफुल वही रहेगा। तो कई बार मुस्लिम लीग के नेता ये कहते थे कि आप फेडरेशन बनाओ, यानी कि प्रांतों को बहुत पावरफुल करो, स्टेट्स को पावरफुल करो, स्टेट्स को ज्यादा पावर दो। वो अंग्रेजों ने कर दिया 1935 में, मतलब थोड़ा बहुत पावरफुल तो कर ही दिया। लेकिन अब मुस्लिम लीग चुनाव जीतने से मतलब चुनाव नहीं जीत पाई। 37-36 के चुनाव में ये पूरी तरह से विफल हो जाते हैं प्रांतों में। तो इनको समझ में आया कि चाहे फेडरेशन भी बन जाए, यानी कि चाहे स्टेट्स पावरफुल हो जाएं, लेकिन फिर भी हम पावर में कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 37 के चुनाव ने इनको आईना दिखा दिया कि जहां पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में हैं, पंजाब, बंगाल जैसे प्रांत, वहां पर भी मुस्लिम लीग अपने दम पर मेजोरिटी नहीं ला पाई। तो इससे मुस्लिम लीग ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। जिन्ना ने टू बी स्पेसिफिक अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और अब ये कहना शुरू किया कि फेडरेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। राज्यों को, प्रांतों को अगर आप ताकतवर बना दो तो भी हम कभी मुस्लिम्स की सरकारें इन प्रांतों में भी नहीं बना पाएंगे, तो अब तो हमें एक अलग देश चाहिए। लेकिन ये जो अलग देश की डिमांड है, ये ओरिजिनली जिन्ना ने नहीं रखी थी। जिन्ना वाज द वन हु पॉलिटिकली इंप्लीमेंटेड इट। तो आइडिया किसका था? आइडिया दो लोगों को इसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है, अल्लामा इकबाल और रहमत अली चौधरी। तो ये दोनों कौन थे, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। देखो, मोहम्मद इकबाल ये एक लॉयर थे, बहुत फेमस पोएट हैं उर्दू और फारसी भाषा के। सारे जहां से अच्छा जो गीत आपने सुना होगा ये इन्होंने ही लिखा है।
तो ये पंजाब को बिलोंग करते थे, लॉयर थे और बाद में पॉलिटिक्स में भी आ गए थे। 1920s में मुस्लिम लीग से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे और बाद में ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी मेंबर थे। तो ही वॉज अ सीनियर पॉलिटिशियन और 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन में ये प्रेसिडेंट थे। तो जब ये प्रेसिडेंट थे उस सेशन में, तो इन्होंने अपनी स्पीच दी और ये इलाहाबाद एड्रेस इसे कहा जाता है। इसमें पहली बार इन्होंने डिमांड करी ऑफिशियली, मतलब किसी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट ने ये बात कही कि मुस्लिम्स को एक अलग होमलैंड चाहिए, एक अलग देश चाहिए। वी नीड अ सेपरेट होमलैंड, अ कंट्री विद इन अ कंट्री, अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया। ये एग्जैक्ट उनके शब्द थे, खास करके उत्तर पूर्वी भारत में, यानी कि जो पंजाब का एरिया है, सिंध का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, वहां पर एक मुस्लिम इंडिया की जरूरत है ताकि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को, मुस्लिम समाज के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखा जा सके। तो इकबाल ने यह डिमांड करी कि राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए मुस्लिम्स के पास। ऐसा ना हो कि चुनाव हो और वहां पर सरकार हमेशा कांग्रेस और हिंदूज की ही बने। तो पहला ऑफिशियल डिमांड अगर पाकिस्तान का कहीं से आता है तो वो अल्लामा इकबाल के से आता है। लेकिन इकबाल ने कहीं पर भी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। इन्होंने बस ये कहा था कि एक सेपरेट होमलैंड की हमें आवश्यकता है। उसके बाद लगातार अपनी स्पीचेस में ये बातें कहते गए थे और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी थे कुछ सालों तक। 1938 में तो इनकी डेथ हो गई। सो ही नेवर लिव्ड टू सी द पाकिस्तान, जब ये बाइफर्केशन हुआ। पाकिस्तान नाम देने का श्रेय जाता है चौधरी रहमत अली को। चौधरी रहमत अली कौन है? ये एक 30-35 साल के कॉलेज लेक्चरर कम स्टूडेंट थे। यहाँ पर पहले पंजाब में कॉलेज में पढ़ाया करते थे, फिर ये हायर स्टडीज के लिए चले गए थे यूके। और 1931, 32, 33 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उस समय ये वहां पर कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे। ये भी पंजाबी मूल के थे और लॉयर थे। तो जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, उस समय अल्लामा इकबाल वॉज देयर, वो इन्वाइटेड मेंबर थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ऐसा बताया जाता है कि चौधरी रहमत अली अल्लामा इकबाल से मिलने गए और उनको कहा कि ये आपने 1930 में बात तो कह दी कि अलग होमलैंड चाहिए, लेकिन इसको नाम क्या दोगे, कभी सोचा आपने? तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि नहीं, पता नहीं क्या नाम देंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि चौधरी रहमत अली ने यह दिमाग लगाया कि नाम रखेंगे पाकिस्तान। क्यों? 5 प्रांतों को मिलाकर यह बनेगा पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। इसमें एक आई लगा दिया जाए ताकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इजी हो जाए। यहां पर आई लग जाएगा। ये प्रांत कौन से हैं? तो देखिए 1909 का ये मैप है जिसमें धर्म के आधार पर ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया गया है कलर के हिसाब से। तो जो पिंक कलर के प्रोविंसेस नजर आ रहे हैं, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स हैं, यहाँ पर हिंदूज मेजॉरिटी में है, यानी कि 50% से ज्यादा है। और जो भी ग्रीन कलर के एरियाज हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, यानी कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। तो मोर और लेस आप देख सकते हो कि ये आज का बांग्लादेश और पहले का ईस्ट पाकिस्तान, और ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान और ये कश्मीर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिमांड क्यों और कैसे आई है। अब एक चीज आप यहां पर समझो कि मुस्लिम लीग में ज्यादातर बड़े नेता यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी कि जो उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल वाला एरिया है, यहां से आया करते थे। लेकिन पाकिस्तान की डिमांड किसने करी? यहां से जो आ रहे थे उन नेताओं ने सबसे पहले इसकी बात करी। जिन्ना कहां से थे? जिन्ना ओरिजिनली गुजराती थे और मोस्टली उन्होंने अपना करियर बॉम्बे में बिताया था। लेकिन ये जो यूनाइटेड प्रोविंसेस है ना, यहां से ज्यादातर एलीट मुस्लिम्स थे, वो मुस्लिम लीग के अंदर पावरफुल थे। तो पहले उन्होंने कभी डिमांड ये रेज नहीं करी कि अलग देश चाहिए, लेकिन यहां से पंजाब से जो आने वाले अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली थे, इन्होंने ये डिमांड करी थी। चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट छापा। पैम्फलेट क्या, एक लेख था, एक ऐसे था जिसका नाम था नाउ और नेवर। तो ये जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी समय ये नाउ और नेवर पैम्फलेट इन्होंने छापा और इसको पाकिस्तान डिक्लेरेशन पैम्फलेट भी कई बार कहा जाता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। चौधरी रहमत अली 1947 तक इंग्लैंड में ही रह रहे थे। जब पाकिस्तान बनता है, तब ये पाकिस्तान जब पहुंचे तो वहां से इन्हें धक्के मारकर बाद में निकाल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ये उस देश में क्यों नहीं रह पाए जिसका नामकरण इन्होंने किया था? अगर आपको इसकी कहानी जाननी है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, कभी बताऊंगा आपको इसके पीछे का क्या रीजन है। काफी एक यूनिक सा रीजन है, तो इसको कभी और डिस्कस करेंगे, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल तो बस आप इतना याद रखो कि चौधरी रहमत अली इज द पर्सन हु कॉइंड द टर्म पाकिस्तान, और अल्लामा इकबाल ने पहली बार ये डिमांड रखी थी कि एक अलग मुस्लिम होमलैंड या एक अलग देश मुस्लिम्स के लिए बनना चाहिए। तो इन दोनों की डिमांड जो थी उसको फाइनल अमली जामा पहनाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब ये सब चल रहा था तब जिन्ना कहाँ थे? तो देखो, जिन्ना भी लंदन में थे। उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी 1930s में। वो वहां पर वकालत प्रैक्टिस कर रहे थे लंदन में, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि इकबाल के कहने पर फाइनली वो पॉलिटिक्स में लौटे। वो पॉलिटिक्स में थे, 1920s तक एक्टिव थे, लेकिन 4-5 साल उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़कर एक तरह से पॉलिटिक्स से सबैटिकल ले लिया था और केवल वकालत कर रहे थे। 1930s 34 35 के आसपास वो वापस लौट कर आते हैं और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग की कमान संभाली। और 1940 आते आते, जो मैंने आपको बताया कि डे ऑफ डिलीवरेंस की बातें होने लगी 1939 में।
अब जब जिन्ना यहाँ पर आ चुके थे, मुस्लिम लीग की कमान ले चुके थे, उस समय कांग्रेस 1937 के चुनाव जीत जाती है और मुस्लिम लीग चुनाव हार गई। तो इन प्रांतों में जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो उस समय मुस्लिम लीग ने यह आरोप लगाया कि प्रांतों में मुस्लिम्स के साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। इसकी जांच करने के लिए मुस्लिम लीग ने पीरपुर कमेटी की स्थापना करी। तो पीरपुर कमेटी को किसने बनाया था? मुस्लिम लीग ने बनाया था। पीरपुर इसका नाम क्यों था? क्योंकि जो इसको लीड कर रहे थे वो एक छोटी मोटी कोई रियासत है, नवाब ऑफ पीरपुर थे वहां के। तो नवाब ऑफ पीरपुर की अध्यक्षता में ये पीरपुर कमेटी बनती है। इसका मकसद ये था कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचारों पर रिपोर्ट करना। तो 1938 नवंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी। कई जगह देश में घूमे फिरे, उन्होंने रिपोर्टिंग करी। तो फाइनली इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान मुस्लिम्स के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है, धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, सरकार उर्दू को सप्रेस कर रही है, हिंदी को जबरदस्ती थोप रही है, इनफैक्ट मदरसों के अंदर भी उर्दू नहीं पढ़ाने जैसे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, और कहीं पर भी लेजिटिमेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जहां पर भी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉलिटिकली, उसे दबाया जा रहा है। मुस्लिम्स की इकोनॉमी को भी सप्रेस किया जा रहा है। तो इस तरह के काफी गंभीर आरोप लगाए थे पीरपुर कमेटी ने। और इसी तरह की एक और रिपोर्ट है, नाम लिख लेना चाहो तो फजलुल हक की रिपोर्ट है, तो उसको फजलुल हक रिपोर्ट भी कहा जाता है। 1940 में आई थी, उसमें भी सेम इसी तरह के आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज में इस तरह के काम हुए। तो नवंबर 1938 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसके बाद 1939 अक्टूबर में, यानी कि इस रिपोर्ट के आने के एक साल बाद, वैसे ही कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया। अब मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है, और लाहौर इन्होंने स्पेसिफिकली चूज किया क्योंकि 1929 में क्या हुआ था, 1929 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का। वहां पर इन्होंने क्या कहा था? पूर्ण स्वराज लेंगे। पूर्ण स्वराज मिला नहीं था। तो एक तरह से उसको क्रिटिसाइज करते हुए एग्जैक्टली 10 साल बाद जिन्ना ने कहा कि हम लाहौर के अंदर अब एक नया रेजोल्यूशन पास करेंगे। और यहां पर पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ऑफिशियली टू नेशन थियरी को अडॉप्ट किया। तो लाहौर रेजोल्यूशन इसे कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया, लाहौर रेजोल्यूशन, मार्च 1940 में। यहां पर मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन था और यहां पर जिन्ना ने अपनी फेमस टू नेशन स्पीच दी। अभी मैं आपको बताऊंगा उस स्पीच में क्या बातें कही थी उन्होंने। बेसिकली उनका यह कहना था कि मुस्लिम्स को एक स्वायत्त शासी सेल्फ गवर्निंग देश चाहिए भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि एक अलग देश बनाया जाए भारत से हटकर जिसमें मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो। तो यहां पर इन्होंने कहा कि द एरियाज इन विच मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली सुपीरियर एज इन नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न जोन, दे शुड बी ग्रुप टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स वुड बी ऑटोनोमस एंड सॉवरेन। तो इस स्पीच में उन्होंने कहा कि जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है उनको इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उन्हें आजाद राज्यों के रूप में बनाया जाए। तो अभी भी ध्यान में देना कि एक प्रॉपर अलग देश की बात नहीं है, अभी अलग राज्यों की या इंडिपेंडेंट राज्यों की ये डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है कि ये राज्य डोमिनियन स्टेटस का रूप ले लेते, लेकिन अल्टीमेटली वो पाकिस्तान देश के अंदर ये डिमांड तब्दील हो जाती है। तो इस सेशन में जो जिन्ना की स्पीच है, चाहो इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना। बेसिकली उन्होंने यही बातें कही थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स पूरी तरह से अलग हैं। हिंदूज और मुस्लिम्स का धर्म अलग है, उनके रीति रिवाज अलग हैं, सोशल ऑर्डर्स अलग हैं, खान पान सब कुछ अलग है। देयर आर टू डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफी, सोशल कस्टम्स, लिटरेचर अलग है, हमारी धार्मिक किताबें अलग है, हमारा इतिहास अलग है। हमारे इतिहास के हीरो आपके यानी कि हिंदुओं के विलन हैं और आपके विलन हमारे हीरो हैं। इस तरह की उन्होंने बातें करी थी। तो इस तरह की विभाजनकारी बातें कही और अल्टीमेटली ये बताया कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग सिविलाइजेशन है, दो अलग सभ्यता है, दो अलग धर्म नहीं है। ध्यान से सुनना, दो अलग सभ्यता है, टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं। ये जिन्ना का कहना था। तो जीवन के हर एस्पेक्ट में, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इज डिफरेंट एंड दे डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टू योक टुगेदर टू सच नेशंस। ऐसे दो देशों को जोड़कर एक देश में पिरोना जहां पर एक माइनॉरिटी है और दूसरा मेजॉरिटी, इसके कारण भविष्य में दिक्कत होगी। कोई ना कोई डिसकंटेंटेड रहेगा, कोई ना कोई नाखुश रहेगा और इस नाखुशी के कारण अल्टीमेटली राज्य यानी कि स्टेट सही नहीं रह पाएगा, उसके अंदर कभी ना कभी डिस्ट्रक्शन होगा। तो इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दी, लेकिन अभी भी इन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया, एक अलग देश की बात नहीं कही थी। ध्यान में रखना, बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो जिसके अंदर ये राज्य ऑटोनॉमस होंगे, स्वायत्त होंगे और पूरी तरह से सॉवरेन होंगे। अब सॉवरेनिटी का जब सवाल आता है तो इसका मतलब समझा जाता है, इट इज अंडरस्टूड दैट सॉवरेनिटी मतलब अलग देश। लेकिन इन्होंने अपने मुंह से ये बात नहीं कही कि पाकिस्तान बना दो। इन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में जितने भी राज्य हैं और पूर्वी भारत के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में बना दिया जाए और स्वायत्तता दे दी जाए। ये इनकी एग्जैक्टली डिमांड थी। पाकिस्तान शब्द और पाकिस्तान कंट्री के बारे में इन्होंने अपना जो डिमांड है वो और ज्यादा तेज कर दिया 1946 के बाद,
क्योंकि कैबिनेट मिशन जब फेल हो जाता है उसके बाद इन्होंने ये डिमांड अपनी बिल्कुल अच्छे से रखी कि अब तो पाकिस्तान देश चाहिए। तो पाकिस्तान शब्द का नाम हालांकि लोग इस्तेमाल करने लग गए थे 1933 से ही, वो रहमत अली ने जैसे ही पैम्फलेट छापा था उसके बाद से पाकिस्तान नाम बहुत पॉपुलर हो गया था जो भी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, उनके बीच में। लेकिन जिन्ना ने इस स्पीच में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जब ये स्पीच जिन्ना ने दी उसके बाद गांधी जी का इस पर रिएक्शन आया था कि मेरी तो आत्मा ही सुनकर ये कांप गई कि हिंदुइज्म और इस्लाम जो है ये दो अलग अलग कल्चर हैं, दो अलग डॉक्ट्राइन है। अगर ऐसा मैं मान लूं तो ये मेरे लिए भगवान को नकारने के बराबर है। तो इसी के साथ आज ये वाला सेशन हम समाप्त करेंगे। अभी हम 1940 पर हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडिविजुअल सत्याग्रह, ऑगस्ट ऑफर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। लेक्चर को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, तो अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, अन्य टीचर्स जो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं उनसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको यहाँ लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। जो भी कोर्स आप लेते हैं देखिए उसमें ये प्राइस नहीं रहेगा। इफ यू यूज द कोड इट विल फॉल डाउन टू दिस प्राइस। ईएमआई ऑप्शन पर ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ईएमआई कैसे अवेल करना है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो मेरा एक ऑनगोइंग एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ऑप्शनल और जीएस के कंबाइंड कोर्सेज पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, यू कैन अवेल दैट। तो 9 मंथ्स 3 मंथ्स कोर्सेज पर ये अवेलेबल है। और 1 ईयर कोर्स विच इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें आपको नोट्स फ्री मिलते हैं और साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलती है। ये आप अवेल कर सकते हैं और 1 साल की तैयारी मिनिमम लगती ही है इस एग्जाम के लिए। सो यू कैन गेट दिस फॉर 57,700 रुपीज। और यहाँ पर ये कोड जरूर लगाइएगा वरना आपको ये 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमारी कुछ फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका भी फायदा जरूर उठाइए। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज भी अब स्टार्ट होने वाली है फिर से। और हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। स्ट्रक्चर्ड बैचेस होते हैं, इनको आप ज्वाइन कर लो। जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपकी तैयारी, आपकी क्लासेस ऑटोमेटिकली चलती जाएंगी। इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।